सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम कारक पढ़ेंगे। जो 9th क्लास का सिलेबस है, 9th क्लास का लगा लो या बाकी की क्लासेज में भी है, अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में कराने वाले हैं, तो आपके फुल काम आने वाली है ये वीडियो। तो हम कारक पढ़ेंगे और कारक में आपके केवल उपपद विभक्ति हैं। तो कारक में आज हम उपपद विभक्ति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उपपद विभक्ति, सॉरी ये गलत लग गई। उपपद विभक्ति में क्या होता है कि जो विभक्तियां होती हैं, आपने शब्द रूप याद किए होंगे ना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से आपके विभक्तियां होती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये जो आपके विभक्ति होती हैं, तो ये कहाँ पे द्वितीया कहाँ लगती है, तृतीया कहाँ लगती है, ये नियम बताते हैं उपपद विभक्ति। अब उपपद क्यों नाम है? क्योंकि एक पद या विशेष शब्द ऐसा होगा जिसकी वजह से वहां पे वो विभक्ति इस्तेमाल होगी। ठीक है, यानी कि एक शब्द आपको दिखाई देगा, उस शब्द को देखते ही, जैसे अगर वाक्य में आपको विना शब्द दिखाई दे गया, ठीक है, विना शब्द को देखते ही आपको कौन सी विभक्ति लगानी है वो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि एक प्रॉपर शब्द है सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में, अगर वो शब्द आपको दिखाई देता है तो वहां पे वही विभक्ति लगानी है। मैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं 10th क्लास तक के, उन बच्चों को समझ में आए उस लेवल का मैं समझा रही हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के लेवल का पेपर में जो आता है केवल वही समझाऊंगी। यहाँ पे ये शब्द रूप लिखे हमने ले लिया है, तो विभक्ति किस तरीके से होती है और किस प्रकार से इस्तेमाल होती हैं, तो आप यहाँ पे ये समझिए थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने विभक्ति लिखा, तो इस लाइन में आपके हैं विभक्तियां। अगर आपको ये बोले कि द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है किसी भी शब्द की, ये हमने राम शब्द रूप यहाँ पे लिखा है, अगर आपको ये बोले कि आपको द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है, तो आप वहाँ पे वचन देखेंगे, मैक्सिमम एक वचन इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अगर द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है तो आप वहाँ पे रामम शब्द इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो मैं समझा दूंगी, लेकिन एक बार समझिए कि शब्द रूप में से ली जाती हैं ये। अगर आपको बोले कि ये शब्द आया है, इसके साथ आपको चतुर्थी इस्तेमाल करनी है, तो आप रामाय शब्द इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको शब्द रूप याद होना चाहिए। ठीक है, वहां पे आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब ये राम तो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, राम जो है वो पुल्लिंग शब्द रूप है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में भी अलग तरीके से रूप चलेंगे, जैसे रमा का रूप है। कुछ शब्द एक जैसे हो सकते हैं, सेम टू सेम नहीं होते, लेकिन उसमें क्या होगा, रूप अलग होगा। जैसे रमा में तृतीया में क्या होगा, रमा में तृतीया में आपका क्या होता है, रमया होता है। ठीक है, और यहाँ पे चतुर्थी में क्या होगा आपका, रमायई, सॉरी स की तरह बन गया वो, ये रमायई। पंचमी में होगा रमायहा। तो ये स्त्रीलिंग का रूप भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बल्कि दो शब्द रूप याद करने से ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो अगर आपको बोले कि यहाँ पे चतुर्थी इस्तेमाल करनी है, तो आपको ये शब्द रूप में से विभक्ति उठा करके आपको इस्तेमाल करनी होती है। अब आपके सिलेबस में जिस तरीके से है, हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं और उन विभक्तियों का इस्तेमाल करना, कारक उपपद विभक्तियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। द्वितीय विभक्ति, और आपको शब्द दिए गए हैं सिलेबस में कौन कौन से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उभयतः, ठीक है, धिक, धिक, परितः, समया, निकषा, प्रति, प्रति और विना, ये शब्द आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना है। कहाँ पे कौन से होंगे, द्वितीय विभक्ति लगेगी, और शब्द रूप में मैंने दिखा दिया द्वितीय विभक्ति कैसे लगती है। जैसे राम पुल्लिंग शब्द है, तो राम पुल्लिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी यहाँ पे रामम, और रमा स्त्रीलिंग शब्द है तो उसकी द्वितीय विभक्ति होगी रमाम। ठीक है, केवल मैंने एक वचन का रूप यहाँ पे लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब किसकी लगती है वो हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे वाक्य लिखते हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षः सन्ति। अब उभयता का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग नोट करिए। उभयता का मीनिंग होता है दोनों ओर, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। किसके दोनों ओर हैं,
गांव के, तो जिसके दोनों ओर होगा उसमें द्वितीया लगेगी। तो किसके दोनों ओर है? गांव के दोनों ओर, तो गांव में द्वितीया लगेगी। आपको दिख रहा है ग्रामम, ग्रामम शब्द यहाँ पे है, ये जो बिंदी है ना ऊपर, ये मैं है, तो ग्रामम में द्वितीया लगी हुई, तो जिसके दोनों ओर होगा उसमें द्वितीया लगेगी, तो ग्रामम में यहाँ पे द्वितीया लगी हुई है। ठीक है, पेपर में किस तरीके से आता है, पेपर में एक शब्द यहाँ पे लिख देती हूं मैं, उससे आप समझना। विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः, क्या लिख सकते हो आप? तडागः अस्ति। गांव जो विद्यालय है उसके दोनों तरफ तालाब है, तडागः अस्ति। तो यहाँ पे पेपर में क्या होगा, ये जो विद्यालय मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ये नहीं लिखा मिलेगा, इसको यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके होगा रिक्त स्थान, और फिर आपको कोष्टक में यहाँ पे शब्द दिए होंगे विद्यालयः या विद्यालयात्। देखो मैक्सिमम यही आता है, कभी कभी आपको ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, कोरोना काल में ऑप्शन देने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि कोष्टक में 2 शब्द लिखे होते हैं और आपको सही शब्द छांटना होता है। अब आप देखिए, आपने क्या देखा इस वाक्य में? आपने इस वाक्य में देखा उभयतः शब्द को। ठीक है, उभयतः शब्द को देखा, और शब्द को देखते ही आपको समझ में आई कि आपको द्वितीय विभक्ति इस्तेमाल करनी है, और द्वितीय विभक्ति का रूप चलता है रामम की तरह या रमाम की तरह, अम लगता है। तो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत लिख दिया मैंने, विद्यालयात लिख दिया है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे मैं कर लो, विद्यालयम कर लो। तो अब ये जो 2 ऑप्शन आपको दिए, विद्यालय और विद्यालयम, इनमें सही कौन सा है? दूसरे वाला। तो आप रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? विद्यालयम। पेपर में प्रश्न इस तरीके से आता है। ठीक है, अभी हमने उभयता शब्द को किया, अब जो बाकी के शब्द हैं उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, शब्दों को देखते हैं। तो यहाँ पे हम अगला शब्द देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, शब्द है परितः। परितः का मीनिंग क्या होता है? पहले मीनिंग समझो, चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, किसी भी चीज के चारों ओर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूं कि गांव के चारों ओर पेड़ हैं। ठीक है, तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। अब यहाँ पे कहाँ द्वितीय विभक्ति लगी है? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है ग्रामम में। किसकी वजह से? परितः शब्द की वजह से। समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद अगला शब्द लेते हैं, समया और निकषा, दोनों का एक ही मीनिंग है, इसलिए हम इकट्ठा ले लेते हैं। समया और निकषा दोनों का मीनिंग होता है पास या निकट। दोनों का मीनिंग क्या होगा? पास या निकट या नजदीक। अब इसका उदाहरण किस तरीके से होगा, मैं लिख देती हूं। रिक्त स्थान निकषा नदी अस्ति, सॉरी निकषा ऊपर लिख दिया मैंने, वहां पे समय लिख सकते थे, कोई बात नहीं, नीचे इसका समया का वाक्य लिख देते हैं। रिक्त स्थान समया नदी अस्ति। आप ये सेम वाक्य लिख लो चाहे, दोनों के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने क्या देखा वाक्य में? आपने वाक्य में देखा निकषा शब्द, आपने वाक्य में देखा समया शब्द। इन शब्दों को देख करके आप जो रिक्त स्थान में शब्द आएगा, यानी कि किसके पास में है, उसमें द्वितीया लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रही हूं कि कुछ भी लगा लो, नगर लगा लो, नगरम, और दूसरा ऑप्शन है नगरात। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए ना, अम वाली, नगरम। तो आपका सही ऑप्शन नगरम, दोनों में नगरम लगेगा कि नगरम निकषा नदी अस्ति, नगरम समया नदी अस्ति। ठीक है, अब अगला शब्द देख लेते हैं। 4 शब्द हमने द्वितीय विभक्ति के कर लिए हैं, उसके बाद 3 शब्द आपके बच गए हैं। अब कौन कौन से बच गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला शब्द है आपका धिक शब्द। ठीक है, धिक। उसके बाद आपका एक शब्द और बचता है प्रति, और फिर है विना। अब ये जो विना शब्द है ये तो 3 विभक्तियों में लगता है। ठीक है, ये 3 में लगता है, कौन कौन सी में? द्वितीया में भी लगता है, और तीनों के नियम में ही आपको दिया गया है, तो आपको ये तीनों में ही इस्तेमाल करना सीखना। द्वितीया में भी लगता है, तृतीया में भी लगता है, और पंचमी में भी लगता है। आज हम केवल द्वितीया करेंगे। ठीक है, कि द्वितीया में किस तरीके से लगेगा, आप इसको कंपाइल कर लेना खुद से। ठीक है, अब धिक, धिक का अर्थ क्या होता है? धिक्कार, किसी को धिक्कार देना,
या एक तरह से उसको बोलना कि तुमने गलत कर दिया, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल आपको क्या यूज करना है, जिसको धिक्कार बोला जाता है ना उसमें द्वितीया लगती है। तो मैंने यहाँ पे धिक लिख दिया है और मैं यहाँ पे रिक्त स्थान दे रही हूँ। वाक्य मैंने पूरा कर दिया, कोष्टक में शब्द लिख दिया, मूर्ख है या मूर्खम। तो आप कौन से को टिक करोगे यहाँ पे, मूर्खम। किसको टिक करोगे, मूर्खम, क्योंकि धिक शब्द के साथ द्वितीया लगती है और द्वितीया का रूप कैसे चलता है, अम करके, मूर्खम से, ठीक है। मैं एक एक विभक्ति ही कराऊंगी एक वीडियो में, कारण ये है ताकि आपको आराम से अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अब है प्रतिशब्द। प्रतिशब्द है, प्रति का अर्थ होता है और, यानी कि डायरेक्शन को वो बताता है कि वह गांव की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है, कि उसमें गांव की ओर नदी बहती है, तो किसकी ओर बहती है, गांव की ओर। जिसकी ओर होगा उसमें द्वितीया लगेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाक्य लिख देती हूं, प्रति गच्छति, की ओर, गच्छति जाता है, कोई भी है जो जा रहा है, ठीक है। प्रति गच्छति, नीचे मैं यहाँ पे आपको दे रही हूं ऑप्शन, ठीक है। मैं लिख देती हूं यहाँ पे विद्यालयात और विद्यालयम, ठीक है। ये शब्द मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। अब आप बताइए खुद से सही कौन सा होगा। आपको क्या देखना है, वाक्य को ढंग से घूरना है और प्रति जैसे ही आपको दिखाई दे तो आप विद्यालयम को क्या करोगे, टिक कर देना, क्योंकि द्वितीय विभक्ति लगेगी ना प्रति के साथ। तो इस प्रकार से हमने आज की जो ये वीडियो है उसमें कारक उपपद विभक्तियों में द्वितीय विभक्ति को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।